बच्चे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड पार्ट बेटा हम यहाँ पे बना रहे हैं। बेटा सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करने से पहले, फर्स्ट क्लास का ये सेकंड पार्ट है बच्चे। फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फटाफट से बताता हूँ हमने अब तक पढ़ा क्या है इस पार्ट के अंदर। बिल्कुल हम थोड़ा सा पढ़े थे, मैक्सिमम हाफ एन आवर की क्लास थी, हमारे पार्ट था हमारा पिछला। बेटा हमने अब तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप। तो हमने कहा था जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर कोई बिजनेस करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो दैट इज़ अ पार्टनरशिप। अब बिजनेस कैरी ऑन कौन कर सकता है? या तो सारे पार्टनर्स करेंगे या कोई एक कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। फिर बेटा हमने यहाँ पे मतलब समझा था कि व्हाट इज़ अ हु इज़ अ पार्टनर, फर्म क्या है और फर्म नेम क्या है, वो इजी है। व्हाट इज़ अ पार्टनर, इंडिविजुअली जो लोग मिल के एंटर करते हैं किसी पार्टनरशिप के अंदर, इंडिविजुअली उनको हम पार्टनर्स बोल देते हैं, कलेक्टिवली हम उनको फर्म बोल देते हैं, और फर्म का नेम क्या होता है जिस नाम से वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे होते हैं। फिर हम फीचर्स हमने स्टार्ट करते हैं, हमने कहा था दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे जो, और हमने इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स करे थे। हमने कहा था कि वो जो पर्सन होने चाहिए वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। हमने कहा था कि कौन कौन से पर्सन जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उसके अंदर हमने 3 तरह के लोग करे थे। हमने कहा था कि जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते उसमें सबसे पहला नंबर किसका है, माइनर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का है वो भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि किसी और लॉ ने जिसको कह दिया कि ये डिसक्वालीफाइड है, तो वो भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, यानी वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं कर सकते। फिर हमने कहा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं करता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, लिमिट कोई सेट नहीं कर रखी। लेकिन जब हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 464 के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि मैक्सिमम कितने नंबर हो सकता है, और उन्होंने बता दिया कि मैक्सिमम पार्टनर्स जो हैं वो कितने होंगे, 50 होंगे। अब एग्रीमेंट की बात हमने करके चले थे। हमने कहा था पार्टनरशिप जो है वो क्या है, एक रिजर्व एग्रीमेंट है। किनके बीच, पार्टनर्स के बीच में। एग्रीमेंट कैसा कि वो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, ठीक है, वो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे। फिर हमने कहा था एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट रिटर्न के बेनिफिट ज़्यादा हैं तो प्रेफर करना चाहिए कि रिटर्न होना चाहिए। फिर हमने कहा था कि एग्जिस्टेंस होना चाहिए बिजनेस का, और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और लीगल होना चाहिए। बेटा इसी पॉइंट को मैं अब आगे लेके चलता हूँ। चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं, और आप लोग मुझे आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर होना क्या चाहिए, ठीक है। एक थोड़ी सी फनी सिचुएशन लेके चलो मैं चलता हूँ, या एक ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं बिल्कुल कि मुझे, मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई भी दो नाम ले लेता हूँ मैं। एक नाम ले लेते हैं, ऐसा करते हैं हम रोहित, ठीक है। एक नाम ले लेते हैं बेटा हम रोहित का, और दूसरा नाम जो हम ले लेते हैं बेटा, एक सेकेंड मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, तो मैं कह रहा हूँ कि एक नाम हम ले लेते हैं रोहित का, हाँ जी बेटा, एक नाम ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं हम रोहित का, और सेकंड नाम हम ले लेते हैं हर्ष। सेकंड नाम ले लेते हैं बेटा हम हर्ष का। मान के चलते हैं कि ये दोनों जो है ना बेटा, किस बिजनेस के अंदर है, ड्रग्स के बिजनेस के अंदर है। ये दोनों जो है किस बिजनेस में है, ड्रग्स के बिजनेस में है। रोहित क्या करता है, चलो एक कोई भी रैंडमली स्कूल बोल देते हैं। हम कह रहे हैं, मान लेते हैं कि सेक्टर 11 पंचकुला, सेक्टर 11 या कोई भी एरिया ले लीजिए, मान लें किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई सेक्टर 11 है। उस सेक्टर 11 के अंदर मान लेते हैं एक स्कूल है जिसका हम नाम दे देते हैं XYZ स्कूल। एक स्कूल है जिसका नाम है XYZ स्कूल, और उसी सेक्टर के अंदर एक और स्कूल है। उस स्कूल का नाम क्या है बच्चे, मान लेते हैं उस स्कूल का नाम है ABC स्कूल। उस स्कूल का नाम है ABC स्कूल। अब इन दोनों का बिजनेस क्या है, चलो सुनते हैं। रोहित जो है वो इंडिविजुअली काम करता है, हर्ष जो है वो इंडिविजुअली काम करता है, यानी दोनों के दोनों क्या है बेटा, सोल प्रोप्राइटर। दोनों के दोनों क्या है, सोल प्रोप्राइटर। रोहित बेटा जो काम करता है, रोहित जो है वो डील करता है किसके अंदर, रोहित डील्स इन चरस। बेटा रोहित जो है वो डील करता है चरस के अंदर, और हर्ष जो है वो डील करता है बेटा किसके अंदर, गांजा के अंदर। हर्ष किस में डील करता है, गांजा के अंदर। बेटा बेसिकली रोहित करता है क्या है, वो बच्चों का वेट करता है। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो वो बच्चों को ड्रग एडिक्ट बनाने के लिए स्कूल के बाहर चरस बेचता है। हर्ष जो है वो क्या बेचता है, गांजा।
अब ये जो है वो ABC स्कूल के सामने करता है, पास करता है, ये जो है वो XYZ स्कूल के सामने करता है, उसके पास करता है। और मैं कह रहा हूँ ये दोनों ही स्कूल एक ही सेक्टर के अंदर है, मान लेते हैं सेक्टर नंबर 11 के अंदर, मान लेते हैं ये दोनों स्कूल जो है वो एक ही एरिया के अंदर है। तो अब रोहित को पता लगता है कि हर्ष ऐसा बिजनेस कर रहा है, इस तरह हर्ष को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि रोहित जो है वो इस टाइप का कुछ बिजनेस कर रहा है। तो ये दोनों क्या सोचते हैं, कहते हैं कि अलग अलग बिजनेस करने की बजाय क्यों ना हम एक पार्टनरशिप फर्म बना लें। हम क्या कर लें, हम एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। कहते हैं हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम करेंगे क्या। रोहित कहता है हर्ष को कि ABC स्कूल के बाहर, कहें तो आप गांजा तो बेच ही रहा है, कह रहा है गांजा बेचो, कह रहे हैं इसके अलावा मैं ना चरस दूंगा तो आपने चरस भी बेचना है। तो रोहित हर्ष को क्या कह रहा है कि गांजा और चरस दोनों बेचो, जो भी प्रॉफिट होगा वो आधा आधा बांटेंगे। सिमिलरली हर्ष जो है वो कहता है ठीक है, अगर ये बात है तो आप ऐसा करो कि XYZ स्कूल के सामने चरस तो बेच ही रहे हो, तो यहाँ पर क्या भी बेचो, गांजा भी बेचो, यहाँ पर क्या बेचो, गांजा भी बेचो। तो बेटा इन दोनों ने मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म बना ली। मान लेते हैं उस पार्टनरशिप को इन्होंने नाम दिया रोहित हर्ष एंड एसोसिएट्स। रोहित हर्ष एंड एसोसिएट्स मान लेते हैं इन्होंने नाम दिया। बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या ये पार्टनरशिप जो है वैलिड है? क्या ऐसी पार्टनरशिप बन सकती है? चलो एनालाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है, पूरे केस को देखो, एनालाइज करना शुरू करेंगे। बेटा एनालिसिस करते हैं। पार्टनरशिप जब हमने पढ़ा, हमने कहा था कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। पार्टनरशिप जब हमने पढ़ा, हमने कहा कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। क्या 2 पार्टनर्स हैं? यस, 2 लोग तो हैं, 2 पर्सन्स हैं। चलो फर्स्ट पॉइंट हो गया कवर। सेकंड हमने कहा कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। क्या इनका प्रॉफिट मोटिव है? आंसर है यस, प्रॉफिट मोटिव भी है। थर्ड पर्सन है, ये बिजनेस में होने चाहिए। देखा है तो यस, बिजनेस तो कर ही रहे हैं ना बेटा, बेशक ड्रग्स का है बट बिजनेस तो कर रहे हैं। तो क्या बेटा मैं ये कह दूं कि दिस पार्टनरशिप इज लीगल? क्या ये पार्टनरशिप हो सकती है? आंसर है बेटा नो। नो क्यों है सर आंसर? अगर किसी ने मन में सोचा कि यस ये पार्टनरशिप वैलिड है, तो बेटा वो गलत है, ये पार्टनरशिप वैलिड नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? नो। एंड वाई आंसर इज नो? हमने बेटा जब मैंने आपको ये कंसेप्ट करवाया तो हमने एक वर्ड पढ़ा था, दैट बिजनेस शुड बी लीगल। कह रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक बार ये चीज़ दोबारा पढ़ा देता हूँ। सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। बेटा ये जो एग्रीमेंट है इसको हम बोलेंगे दिस इज अनलॉफुल, दिस इज इलीगल। इस वजह से ये पार्टनरशिप नहीं बन सकती। इस वजह से बेटा ये पार्टनरशिप नहीं बन सकती। क्लियर हुआ बच्चे? तो एक बार बेटा मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा पेज दिखा देता हूँ। एक बार आप लोग ये पेज देख सकते हैं। हमने क्या कहा? 2 पार्टनर्स रोहित और हर्ष, अलग अलग स्कूल के बाद ये ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। दोनों ने सोचा पार्टनरशिप फर्म बना लेंगे। क्या बना सकते हैं? आंसर है नहीं बना सकते। रीजनिंग क्या दोगे? बेशक इन दोनों की इंटेंशन जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है, बाकी सारी कंडीशन बेशक पूरी हो रही है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए, लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये भी है दैट देयर है शुड बी लीगल बिजनेस। और क्योंकि इनका बिजनेस लीगल नहीं है तो इस वजह से दिस पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड। क्लियर हुआ बेटा? चलिए बेटा अब अगले पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर आता है, या फीचर्स के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा फर्स्ट पार्ट को ही। वो पॉइंट आता है म्यूचुअल एजेंसी का। वो पॉइंट आता है सर म्यूचुअल एजेंसी का। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? बेटा म्यूचुअल एजेंसी का मतलब आप ये समझो कि मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने ये वाला पॉइंट बेटा पढ़ रखा है बिजनेस स्टडीज में लास्ट ईयर। एक बार हम इस पॉइंट को दोबारा से पढ़ के चल रहे हैं। बेटा आपने बिजनेस के अंदर अलग अलग तरह के पार्टनर्स पढ़े थे। एक्टिव पार्टनर, डोमेंट पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर, याद आ रहा होगा आप लोगों को, पार्टनर बाय एस्टॉपल। बेटा एक पॉइंट होता है म्यूचुअल एजेंसी का। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? म्यूचुअल एजेंसी ये कहता है कि जो भी पार्टनरशिप बिजनेस कंसर्न जो है, वो जो भी बिजनेस कैरी ऑन कर रही है, वो कैसे कैरी ऑन कर सकती है? वो कैरी ऑन करा जा सकता है। हो सकता है कि सारे के सारे पार्टनर्स जो है काम कर रहे हो सकता है सारे के सारे पार्टनर्स कैरी ऑन कर रहे हो बिजनेस। या दूसरा तरीका क्या है कि कोई एक पार्टनर जो है बेटा वो कैरी ऑन कर रहा हो, दैट इज एक्टिंग फॉर ऑल, दैट एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
कहेंगे हर एक पार्टनर जो है बेटा वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के अफेयर्स के अंदर, यानी बिजनेस कंडक्ट कर सकता है। एक म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप बेटा एस्टेब्लिश हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। हम कह रहे हैं कि हर एक पार्टनर जो है ना वो एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। हर एक पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। एजेंट इन द सेंस कैसे है बेटा, वो उसके अंदर वो कैपेसिटी है एज अ एजेंट कि वो जितने एक्ट्स बाकी पार्टनर्स ने करे, या सॉरी जो भी एक्ट उसने करे हैं एज अ एजेंट, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे दैट विल बी बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स ऑल्सो। यानी वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बेटा उस चीज़ के लिए, जितने बाकी पार्टनर्स भी हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब इस पॉइंट को अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसे समझो बेटा, मान लेते हैं एक फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर है, हर्ष, पूनम एंड रोहित। एक फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर है, हर्ष, पूनम एंड रोहित। अब हुआ क्या, इनके बीच क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो कैसे एस्टेब्लिश होगा बेटा, जब हर्ष जो है वो एज अ एजेंट एक्ट कर रहा है तो प्रिंसिपल कौन माना जाएगा, किनको माना जाएगा, पूनम और रोहित को। जब पूनम एक्ट कर रही है एज अ एजेंट, तब प्रिंसिपल किसको माना जाएगा, हर्ष और रोहित को। सिमिलरली जब रोहित एक्ट करेगा एज अ एजेंट, प्रिंसिपल माना जाएगा हर्ष और पूनम को। ऐसा क्यों बेटा, यही कंसेप्ट है म्यूचुअल एजेंसी का कि हर एक पार्टनर जो है वो एजेंट भी है और वो प्रिंसिपल भी है। जब वो एज अ एजेंट कोई भी काम कर रहा होता है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाकी पार्टनर्स को, यानी बाकी पार्टनर्स का रोल क्या वहां पर बन जाएगा, प्रिंसिपल का। और हर एक पार्टनर बेटा प्रिंसिपल भी है, क्योंकि बेटा जो भी एक्ट किसी और पार्टनर ने करे हैं वो उसके लिए इक्वली बाइंडिंग है उसके ऊपर भी, ठीक है, दैट ही इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। बेटा इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं बताता हूँ हमने अब तक बेटा जितने पॉइंट करे हैं इसमें से आपके पेपर में आने का चांस कितना है, तो बेटा इसमें से पेपर में मैं ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके अब तक नहीं चल रहा, लेकिन येस ऑब्जेक्टिव के अंदर हो सकता है 1 मार्क्स के अंदर आपसे कोई चीज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिस टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम करेंगे अभी आज की क्लास में ही करेंगे, उस टाइप का आई थिंक मुझे लगता है 1 मार्क्स अगर एक क्वेश्चन पूछ लें तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज अब तक चांस नहीं है, बट बेस क्लियर करने के लिए बेटा ज़रूरी है। बेटा सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों को करवाना है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बेटा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के अंदर आप खुद सोच के देखो, अगर मैं कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर कर रहा हूँ, बिना प्रॉफिट मोटिव के एंटर कर जाऊंगा नहीं, हम जो बेटा एंटर करेंगे तो मेरा मोटिव रहेगा कि मेरा कुछ ना कुछ मुझे प्रॉफिट मिले। अब इस पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे बेटा, मान लेते हैं 2 पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हम एक बिजनेस करेंगे और हमारा मोटिव क्या है कि प्रॉफिट अर्न करना, हम प्रॉफिट को आधा आधा बांट लेंगे। क्या ये पार्टनरशिप है? बिल्कुल है, वैलिड पार्टनरशिप है। लेकिन मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि 6-7 जाने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना ले, 6-7 जाने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना ले, वो कहें हम तो चैरिटेबल एक्टिविटी करेंगे। चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि हम जो हैं जैसे इन दोनों कोरोना का बहुत इम्पैक्ट है, तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा, तो हम ना एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे। हम पार्टनरशिप फर्म बना के हम क्या करेंगे कि हम जो है फूड की सप्लाई करेंगे, एक चैरिटेबल एक्ट हम करेंगे। बेटा क्या इसको मैं पार्टनरशिप बोल सकता हूँ? अगर आप लोगों को लगता है यस तो आप लोग गलत हैं, जिनको लग रहा है नो वो सही है। बेटा इसका आंसर है नो। रीज़न है वाई। क्वेश्चन इज नाउ वाई। बेटा रीज़न इसका ये है कि जब आपने पार्टनरशिप पढ़ा, जब मैंने आपको मीनिंग बताया, उसके अंदर हमने पहली चीज़ ये बोली कि 2 पार्टनर्स या 2 से ज़्यादा लोग जब एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे वो किसी बिजनेस को करने के लिए बनाएंगे, और उस बिजनेस का इंटेंशन क्या होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है। बेटा जब आप चैरिटेबल काम पे उतर गए वहाँ पे प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव तो रहा ही नहीं, जब हमने एनपीओ चैप्टर करा था, जिन्होंने मेरे साथ करा है वो कनेक्ट कर पाएंगे। एनपीओ के अंदर क्या बेटा, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव होता था कि हम प्रॉफिट अर्न करें? नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता था वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर कह रहे हैं पार्टनरशिप तभी मानेंगे जब आपका मोटिव प्रॉफिट है। चलो बेटा अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट कह रहे हैं मान लो बेटा कोई पार्टनर है, उसको हम ये कहते हैं कि तू काम तो करेगा लेकिन हम तेरे को प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा नहीं देंगे, यानी ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी प्रॉफिट। क्या मैं उसको पार्टनर बोल सकता हूँ? सोच के देखो जरा, मतलब काम कर रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं प्रॉफिट तेरे को नहीं देंगे, चाहे तू काम जितना मर्जी कर।
बेटा हम उसको पार्टनर ही नहीं बोलेंगे। हम उस पर्सन को पार्टनर नहीं बोल सकते जिसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, मतलब जिसको डिप्राइव कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, जिसका शेयर प्रॉफिट का जिसको नहीं दिया जाता है, उसको हम पार्टनर नहीं बोल सकते। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट। बेटा क्या अब अगला पॉइंट आता है, क्या लॉ हमने बेटा जब जब हमने डेफिनेशन पढ़ी ना पार्टनरशिप, जहां जहां भी पढ़ा वहां पर मैंने हर बार वर्ड यूज करा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में हमने बात करी। क्या मैंने एक बार भी बात करी लॉसेस के बारे में? सर लॉसेस के बारे में एक बार भी बात नहीं करी बेटा, क्योंकि शेयरिंग ऑफ लॉसेस जो है वो नेसेसरी नहीं है बेटा। जरूरी नहीं है कि अगर लॉस हो रहा है तो वो भी बेयर करेंगे सारे के सारे पार्टनर। पार्टनरशिप डीड जो होती है बेटा, उसके अंदर कई बार एक प्रोविजन हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पार्टनर जो है वो की लॉस जो है बेयर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 6 पार्टनर्स हैं, 6 पार्टनर्स ने मिलके उनको नाम देते हैं हम ABCDEF, ठीक है। हमने 6 पार्टनर है, हम कहेंगे ABCD और EF। 6 पार्टनर्स ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना ली। उन्होंने एक एग्रीमेंट करा राइटिंग के अंदर। जब राइटिंग के अंदर उन्होंने एग्रीमेंट करा तो उन्होंने ये चीज़ कही, कह रहे हैं कि हम ये पार्टनरशिप फर्म जो बना रहे हैं उसके अंदर अगर प्रॉफिट होगा वो सभी में बटेगा। और कैसे बटेगा? मान लेते हैं कि सबका इक्वल शेयर रहेगा, यानी 1/6। जो सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं मान लेता हूँ 5 पार्टनर्स हैं ABCDE, तो हर किसी को कितना मिलेगा बेटा? 20%। हर किसी को कितना मिलेगा? 20%। तो अब हम कह रहे हैं कि लेकिन अगर लॉस होगा ना तब वो सिर्फ किस में बटेगा? ABCD, यानी सिर्फ लॉस जो होगा वो सिर्फ ABC और D बेयर करेंगे। E जो है वो लॉस नहीं बेयर करेगा, E जो है वो लॉस बेयर नहीं करेगा। अगर ऐसा पार्टनरशिप डीड के अंदर बेटा लिख दिया गया ना तो लॉस बेयर नहीं होगा। क्वेश्चन आता है अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा कुछ लिख नहीं रखा सर तब क्या करेंगे? तो बेटा तब हम इक्वल लेके चलेंगे। चलिए जो पॉइंट मैंने अब तक आपको पढ़ाया उसको एक बार समझाया, उसको पढ़ के देखते हैं। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। इफ सम पर्सन ज्वाइंट हैंड टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप। फर्दर हम कह रहे हैं कि इफ अ पार्टनर इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनर। फिर हमने आगे लिखा है बेटा शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देयर मस्ट बी अ प्रोविजन in the partnership deed that a particular partner shall not bear the loss। बेटा ये जो हमने बात कही ना कि लॉस बेयर वाली, कह रहे हैं बेटा वो तभी हो सकती है जब पार्टनरशिप डीड के अंदर ये चीज लिखी है। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा तब नहीं कर सकते। चलिए बेटा लास्ट पॉइंट आता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। बेटा लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप जो होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कोई भी पार्टनर हो उसकी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो माइनर पार्टनर होगा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। अब माइनर पार्टनर के ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। माइनर पार्टनर का के बारे में आपने पढ़ना है तो बिजनेस स्टडीज़ की आप अपनी बुक ओपन करेंगे +1 की, वहाँ से आप लोग अपने आप सेल्फ स्टडी करके चलेंगे बेटा, क्योंकि अकाउंट्स से रिलेटेड माइनर पार्टनर में मुझे कुछ ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अकाउंट्स पे मेनली बात करके चलूँगा आगे फर्दर। अब बेटा इसके बाद आता है इन केस। बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि इन केस अगर मान लेते हैं कि जो फर्म के एसेट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, फर्म के एसेट्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है कि हम सारी की सारी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकें, हमने जिस जिसके पैसे देने हैं हम उसको पे ऑफ कर सकें, तो बेटा जो ये पार्टनर्स होंगे इनके पर्सनल एसेट्स तक को बेचा जा सकता है लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। बेटा ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो बेटा अब तक हमने जितना करा एक बार बस 2 मिनट लगाऊंगा मैं और उसको फटाफट से रिवाइज करवाता हूँ आपको। हमने पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले मीनिंग करा पार्टनरशिप का। हमने कहा 2 पार्टनर्स होने चाहिए, बिजनेस करने हैं वो एक साथ, एग्रीमेंट करे बिजनेस करने के लिए उन्होंने एक साथ, और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। फिर हमने कहा था कि पार्टनर्स जो होने चाहिए वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर माइनर नहीं आ सकता, अनसाउंड माइंड का नहीं आ सकता, और कोई भी पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ है तो वो भी उसके अंदर कवर नहीं होगा। फिर हमने इसके अंदर बात करके चले थे कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 464 जो है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो प्रिस्क्राइब कर सकती है लिमिट, और उसने कहा कि 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं बेटा? 50 हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा था कि फीचर्स हम पढ़ रहे थे कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे। फिर हमने कौन सा पॉइंट करा था कि बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। फिर हमने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात करें, हमने म्यूचुअल एजेंसी की बात करके चली। फिर हमने कहा लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहेगी, और हमने एक बात और कर दी कि जो बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए। बेटा इतना आप लोगों को पॉइंट आई होप क्लियर है। बेटा अगर इतना आप लोगों को क्लियर है
तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस, और क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए बच्चे मैं क्या करूँगा, वीडियो को थोड़ा सा फ्रीज कर दूंगा। अब एक बार आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1 को। अब मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट रुकेंगे, मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूँगा, 2 मिनट आप रुकेंगे, पॉज कर देंगे वीडियो को, और फिर आप आगे वीडियो देखेंगे। आप एक बार खुद से आंसर को सोचो, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को, 2 के एंड 3rd, पहले 3 क्वेश्चनों के आंसर्स को बेटा आप लोग सोचेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा मैं जूम करके आप लोगों को एक क्वेश्चन एक बार आप लोगों के साथ रीड कर लेता हूँ। बेटा पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है, 2 पार्टनर्स एक्स जिसकी एज है 18 ईयर्स, वाई एज 17 ईयर्स डिसाइड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप विद द प्रोविजन दैट वाई विल शेयर द प्रॉफिट्स ओनली, कैन दे डू सो। चलिए आप ऐसा करो, पहले सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर बेटा आप लोग सोचो, ठीक है, और मैं आपके साथ ये क्वेश्चन का फिर आंसर आप लोगों को देता हूँ। चलिए बेटा आई होप आप लोगों ने अब तक आंसर जो है लिख लिया होगा, पॉज करा होगा। चलिए बेटा इसका आंसर देखते हैं। बच्चे जो थ्योरी वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, उसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो मैं आपको उसमें से दिखाऊंगा, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे हम साथ साथ सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और ये आंसर बेटा नोट डाउन कर लेंगे। मैं आप लोगों के साथ आंसर पूरा डिस्कस करूंगा, विद रीजनिंग करके चलेंगे बेटा। बेटा क्वेश्चन के ऊपर मैं एक बार दोबारा से आता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 2 ब्रदर्स एक्स 18 ईयर्स, वाई 17 ईयर्स, उन्होंने बेटा डिसाइड क्या करा, उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे विद अ प्रोविजन दैट वाई विल शेयर द प्रॉफिट्स ओनली। कह रहे हैं क्या वो ऐसा कर सकते हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? बेटा सोच के देखो, क्या ऐसा कर सकते हैं? आंसर है नो। क्यों नहीं कर सकते बेटा? बेटा कम से कम 2 पर्सन्स का होना जरूरी है एक पार्टनरशिप को करने के लिए। 2 पर्सन तो सर हैं, लेकिन एक कंडीशन और थी साथ में, याद करो, दोज पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और जब हम पढ़ते थे कि कौन कौन पर्सन हैं जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है बेटा, कि क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो 2 पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, वाई जो है वो माइनर है, ही कैन नॉट बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सो ही कैन नॉट बी अ पार्टनर, तो इस वजह से ये पार्टनरशिप नहीं हो सकती। चलिए बेटा इसका आंसर लिखेंगे किस तरीके से, दे कैन नॉट डू सो, दे कैन नॉट डू सो, there must be at least 2 persons and such persons must be competent to contract, such persons must be competent to contract. In the given case y is not competent to contract, कहने given case के अंदर क्या है, जो y है is not competent to contract, और वो competent to contract क्यों नहीं है, क्योंकि वो minor है, क्योंकि वो minor है। hence there is only one person, that is x, who alone cannot form a partnership। क्या x अकेले पार्टनरशिप बना सकता है? आंसर है नो, नहीं बना सकता, तो ये पार्टनरशिप बच्चे नहीं हो सकती। बेटा अब आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज कर लेंगे, ये वाला आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगा। प्लीज बेटा वीडियो को आप लोग पॉज करके चलेंगे। चलिए बेटा मैं चल रहा हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, A and B are doing smuggling together across the Indo-Nepal border. They have earned 1,50,000 in 1 year। कह रहे हैं क्या ये पार्टनरशिप है? बेटा स्मगलिंग का काम कर रहे हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर। कह रहे हैं उन्होंने 1.5 लाख रुपए कमा लिया 1 साल के अंदर, क्या पार्टनरशिप है? बेटा ये पढ़ते ही आपके ध्यान में पता है कौन सा एग्जाम्पल आना चाहिए, जो हमने करा था हर्ष और ऋषभ वाला। हमने क्या कहा था, हर्ष और रोहित वाला हमने एक एग्जाम्पल करा था ना, हमने कहा था कि यस हर्ष और रोहित वाला हमने एग्जाम्पल करा था। हमने क्या कहा था कि दोनों क्या करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, इलीगल था। बेटा सेम पॉइंट भी तो यहाँ पर आ जाएगा। रिलेशनशिप बेटा जो एग्जिस्ट होना चाहिए ना किसी भी 2 पार्टनर्स के बीच में, वो होना चाहिए फॉर डूइंग बिजनेस। और बिजनेस जो है वो कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। बिजनेस जो है वो कैसा होना चाहिए बेटा, लीगल होना चाहिए। अब इस वाले केस के अंदर आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये अनलॉफुल एक्ट है, इस वजह से ये जो है पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो बेटा लिखेंगे रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी फॉर डूइंग लॉफुल बिजनेस। कैसा बिजनेस करने के लिए होना चाहिए, लॉफुल। इन दिस केस A and B are doing unlawful business of smuggling from
इंडो नेपाल बॉर्डर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। इस वजह से ये पार्टनरशिप बेटा नहीं है। मैं थोड़ा बेटा जूम करके दिखा देता हूं आप लोगों को ये आंसर, पॉज कर लेंगे और लिख लेंगे। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं सर। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा एक्स एंड वाई jointly purchased a restaurant and incurred the expenses for purchasing the utensils and crockery contributing the necessary amount equally। बेटा अब हुआ क्या, ध्यान से देखेंगे। मैं कह रहा हूं कि x और y जो हैं उन्होंने मिलके एक क्या परचेज करा, रेस्टोरेंट परचेज करा। कह रहे उन्होंने जितने खर्चे होने थे ना यूटेंसिल्स के ऊपर, क्रॉकरी के ऊपर, उन्होंने बेटा वो सारे के सारे खर्चे जो हैं बेटा इक्वली बेयर करे। सब्सिक्वेंटली उन्होंने क्या करा, यानी बाद में उन्होंने क्या करा बेटा, इस रेस्टोरेंट को लीज पे दे दिया रेंट के बेसिस के ऊपर, और रेंट जो है बेटा उन्होंने इक्वली बांट दिया। क्वेश्चन है क्या ये पार्टनरशिप है? चलिए मैं चाहता हूं आप लोग पहले इसका आंसर बेटा खुद सोचो, इसका आंसर आप लोग खुद सोचो, फिर हम इसको डिस्कस करें। तो 1 मिनट दो आप लोग। चलिए बेटा करते हैं डिस्कस। बच्चे अब मेरी बात सुनेंगे बेटा आप लोग ध्यान से। बेटा अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हुआ क्या, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हुआ क्या, दोनों ने एक रेस्टोरेंट परचेज करा, खर्चे इनकर करें, लेकिन बाद अगर बेटा ये रेस्टोरेंट का बिजनेस करते, अगर ये लोग क्या करते, रेस्टोरेंट का बिजनेस करते, इसका मतलब क्या होता, अगर ये लोग रेस्टोरेंट का बिजनेस करते तब तो प्रॉफिट मोटिव था, तब ये पार्टनरशिप थी। लेकिन अब इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने इसको रेंट पे दे दिया, यानी इनकी जो इनकम आ रही है वो रेंटल इनकम आ रही है बेटा। इनको जो इनकम आ रही है दैट इज नाउ द रेंटल इनकम, क्योंकि बेटा अब ये रेंटल इनकम है, प्रॉफिट नहीं है, और पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है, बिजनेस का होना ज़रूरी है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं ये तो नहीं कह सकता कि इट इज़ अ पार्टनरशिप, सो इट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप। चलिए बेटा देखेंगे इसका आंसर लिखना कैसे है। कहेंगे फॉर पार्टनरशिप इट इज इसेंशियल दैट पार्टनर्स मस्ट हैव बिजनेस रिलेशन। कैसा रिलेशन होना जरूरी है, बिजनेस रिलेशन। इन दिस केस एक्स एंड वाई परचेज अ रेस्टोरेंट ज्वाइंटली, बेटा उन्होंने एक ज्वाइंटली रेस्टोरेंट खरीदा, तो ये कौन से वाला केस आ गया बेटा, ये को ओनर्स वाला केस आ गया। मैंने भी एक एग्जांपल आप लोगों के साथ लिया था जिसके अंदर मैंने कहा था ये को ओनर्स हैं, इनको पार्टनर्स नहीं बोल सकते, since they are not carrying on any business, therefore x and y are not having any partnership। ठीक है बच्चे, इसके लिए भी आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करो, आंसर को नोट डाउन करो और फिर आगे चलेंगे। चलिए बेटा इसी तरह ना 3 क्वेश्चन और हैं जो मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम कर रखे हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, मैं चाहता हूँ इन दोनों के आंसर्स जो हैं पहले आप लोग होमवर्क में करेंगे, फिर मैं इसको कल की क्लास में डिस्कस करूँगा। इसका बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास का स्टार्ट कर रहा हूँ और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा वो मेरा। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, 2 कर लिया और 3 कर लिया। 4th क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अमित एंड अमन आर डूइंग अ ट्रेड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्टील फर्नीचर। बेटा वो बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं, स्टील फर्नीचर का जो है बेटा वो बिजनेस कर रहे हैं। दे हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट द एक्ट ऑफ द अमित विल नॉट बाउंड अमन एंड वाइस वर्सा, डज पार्टनरशिप एग्जिस्ट। बेटा आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बेटा थ्योरी को एक बार रिवाइज जरूर करना, जितना मैंने आप लोग को करवाया है उसके बाद ही इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, फिर हम कह रहे हैं कि 3 पार्टनर्स आर देयर, एक की एज है 19 साल, एक की 18 और एक की 17, XYZ, सॉरी 3 ब्रदर्स। उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक पार्टनरशिप बनाएंगे और Z जो है वो सिर्फ प्रॉफिट जो है वो शेयर करेगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? चलिए इसका आंसर भी आप लोग देंगे, ठीक है बेटा। ये दोनों ही क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ कल डिस्कस कर सकता हूं। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।
अगला पार्ट आता है बेटा राइट्स ऑफ अ पार्टनर, और ये मेरा आज की क्लास का लास्ट पार्ट रहेगा। कल हम फिर कंसेप्ट करेंगे एलएलपी का, पार्टनरशिप और एलएलपी का डिफरेंस, और पार्टनरशिप डीड के ऊपर हम बात करेंगे कल। पार्टनरशिप डीड पे बात करने के बाद बेटा हमारा जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है बेसिकली उसके ऊपर ग्रेजुअली मैं शिफ्ट कर जाऊंगा। तो हमारी कल की क्लास भी बेटा थ्योरेटिकल ही रहेगी, मोर और लेस। कंसेप्ट हम बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप के बारे में ही पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट के ऊपर जाऊंगा। तो आप कह सकते हैं कि आज है 11th, तो जो 14th या 15th को बेटा जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी तब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर चुके होंगे। चलिए बेटा, राइट्स ऑफ अ पार्टनर बेटा बहुत सिंपल है। राइट ऑफ अ पार्टनर तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, समझते जाएंगे बेटा। आप सोच के देखो, अगर मान लो आप एक किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हो, आपका क्या क्या राइट होगा। उससे पहले हम पढ़ें इसको आंसर को, आप एक बार खुद सोच के देखो कि क्या क्या राइट होना चाहिए। चलिए सोचते हैं बेटा, क्या ये राइट होना चाहिए कि वो बिजनेस को कंडक्ट कर सकें, यानी जो बिजनेस है उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें पूरा इन्वॉल्व हो। ठीक है, फिर अगर मान लो एज अ पार्टनरशिप फर्म हम कोई डिसीजन ले रहे हैं कि हम ये काम करें या ना करें, तो इन्वॉल्व करना होना चाहिए, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। फिर प्रॉफिट का शेयर जो है वो मिलना चाहिए। और क्या राइट होना चाहिए आपके हिसाब से, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल देते हैं, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेटा क्या वो देख सकता है। तो आंसर है यस बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जो है वो देख सकता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी उसे क्या है, देख सकता है। उसका और कोई राइट बेटा आप लोगों के माइंड में अगर आ रहा हो तो बताएंगे। चलिए बेटा करें, फिर पढ़ के देखते हैं। बेटा हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस जो है उसकी एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकता है, उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। कह रहे हर एक पार्टनर के पास राइट है कि उसको कंसल्ट करा जाए और उसकी बात सुनी जाए उन मैटर्स के अंदर जो भी पार्टनरशिप को अफेक्ट कर रहे हैं या पार्टनरशिप के बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो असेस कर सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करी जा रही हैं, और उनके अपने पास उनकी एक कॉपी भी रख सकता है। फिर कह रहे हैं कि हर एक पार्टनर जो है बेटा उसके पास एक राइट है कि वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को क्या करेगा, शेयर करेगा एग्रीड रेशो के अंदर। अगर किसी पार्टनर ने बेटा फर्म को कोई लोन दिया है तो पार्टनर के पास बेटा राइट होता है कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा एग्रीड रेट के ऊपर। और अगर मान लो बेटा कोई भी एग्रीड रेट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आता है अगर कोई भी पार्टनर जो है कहेंगे उसका राइट नहीं है कि राइट है कि वो अलाउ ना करे किसी पर्सन का एडमिशन। इस पॉइंट को समझो बेटा। फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए एंड बी। बी कहता है कि मेरा भाई है सी, मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बन जाए। ए कहता है नहीं कि मैं एग्री नहीं करता, कह रहे ए सी पार्टनर नहीं बनेगा। तो बेटा जब तक वो एग्री नहीं करेगा ना ए, तब तक हम नए पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। एवरी पार्टनर हैज राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म in respect of the payments made and liability incurred by him in ordinary course and product and proper conduct of the business। indemnify by the firm का मतलब क्या है बेटा, मान लो एज अ पार्टनर मैंने कोई काम करा है बिजनेस के लिए, मैंने कोई खर्चा करा है बिजनेस के लिए, तो बेटा मेरा हक है कि जो मैंने खर्चा करा मुझे उसको पैसे मिलेंगे। और बेटा लास्ट पॉइंट क्या आता है कि प्रॉपर नोटिस देने के बाद बेटा मैं फर्म से क्या हो सकता हूँ, रिटायर हो सकता हूँ। प्रॉपर नोटिस देने के बाद मैं फर्म से क्या हो सकता हूँ, या कोई भी पार्टनर फर्म से क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं एक बार जूम करके आप लोगों को राइट्स ऑफ पार्टनर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, नोट्स आप लोगों को मैंने रिपीट कर देता हूँ बेटा नोट्स की रिगार्डिंग। जो तो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं यानी जो मेरे साथ एक चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके लिए नोट्स जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बना रखा है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। और जिन बच्चों ने बेटा न्यू स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए ये वाले, तो आप लोगों को बेटा मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर या मुझे कॉल करना होगा एक बार, या मुझे व्हाट्सअप करेंगे एक बार 8054449596 के ऊपर। आप लोगों के साथ मैं नोट्स शेयर कर दूंगा डेमो क्लास के। मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ गूगल ड्राइव का अभी फॉर टाइम बिंग। और मैंने आपको जैसे कहा है कि 5-6 दिन आप लोगों को YouTube पे वीडियोस मेरी मिलती रहेंगी। 5-6 डेज़ बाद YouTube पे वीडियो नहीं डलेंगी। एक एप्लीकेशन हम डेवलप हो रही है साहिल नारायण क्लासेस के नाम की, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे ही उसके क्लासेस अपलोड होंगी। तो उससे पहले 5 या 6 दिन जो है बेटा हम क्लासेस YouTube पे डाल रहे हैं, उसके बाद जितनी क्लासेस रहेंगी वो एप्लीकेशन पे रहेंगी।
ठीक, थैंक यू बच्चे, क्लास ओवर।